नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बालाजी प्रकाशन किताब से एक्सरसाइज 4.5 का चौथा भाग बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हम भाग 3 बता चुके हैं, तो उन वीडियोज़ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट भी दे देंगे, क्योंकि पूरा द्विघात समीकरण ही आप देख सकेंगे शुरुआत से कैसे हल करना है, कैसे क्या। तो चलिए हल करते हैं 16 नंबर सवाल। और हाँ, इसके पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं 16वां सवाल। देखिए 16वां सवाल कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर है तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमें वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना, 2 वर्ग हैं। तो हल में हम क्या करें, जब 2 वर्ग हैं दोनों वर्गों की भुजाएं अलग अलग होंगी। कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर में है तो मीटर में मान लिया, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब देखिए ये मान लिया, अब ये हो गया। अब देखिए कहा क्या, पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर, तो हम पहले वर्ग का और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लें। तो अब देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है इसकी, x है तो x स्क्वायर, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग की y है, वर्ग की नहीं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यह भी फार्मूला यही होता है भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा क्या है y, तो y स्क्वायर, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए प्रथम उसकी शर्त क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। अब हम यहीं से प्रथम शर्तानुसार करते हैं। प्रथम शर्तानुसार देख लो, पहले वर्ग यानी दोनों वर्गों के योग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 640 कह दिया ना, तो इतना हो गया। इसी को हम दे देते हैं समीकरण 1। अब देखो दूसरी शर्त क्या है, तथा उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर है। तो अब दूसरे वर्ग का पहले और दूसरे का परिमाप निकाल लें भाई। अब पहले वर्ग का परिमाप, अब देखिए चूंकि परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है 2 इंटू वर्ग है तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं इसलिए 4 इंटू भुजा। तो अब देखिए 4 इंटू पहले वर्ग की भुजा क्या x मीटर है तो 4x हो जाएगा। अब दूसरे वर्ग का इसी प्रकार से वर्ग का परिमाप बराबर, ये भी फार्मूला यही 4 इंटू भुजा, बस दूसरे वर्ग की भुजा क्या है 4 इंटू वाई मीटर। अब देख लो इसमें क्या करें, तथा उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर है, यानी अंतर की बात कर दी, तो यहीं से हम लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्त है उनके परिमाप में अंतर मतलब घटाना, यानी 4x माइनस 4y बराबर है 64 की। यहाँ से देखिए 4 हमें मिल जाएगा कॉमन, 4 जब कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 64। ठीक है, 4 बटे में आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 64 बटे 4 से भाग दे दो तो 16 बार में ये जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 16 आ जाएगा। तो x बराबर क्या रहेगा, x बराबर आ जाएगा 16 प्लस का y। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें, ये जो x का मान आया इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में मान है x का x प्लस 16 प्लस वाई, और समीकरण 1 ये है, इसी में रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 640 है। तो x का मान है 16 प्लस वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 640। ठीक है, अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 आम a स्क्वायर यानी 16 आम 256 प्लस का बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है तो 16 दूना 32 वाई, और प्लस का एक वाई स्क्वायर पहले से है, ये हो गया बराबर 640। अब देखिए ये सबको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 1 1 2 तो 2y स्क्वायर, ठीक, प्लस ये देखो 32y लिखेंगे 32y, अब प्लस के 256 और 640 को भी इधर ले आएंगे तो 640 बराबर 0 इतना बचेगा। अब क्या करते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं तो बचेगा 2y स्क्वायर प्लस का 32y, अब ये माइनस का 384 बचेगा बराबर 0। अब देखिए इधर जगह कम पड़ गई तो इधर लिख लेते हैं। अब अभी भी 2 हमें मिल जाएगा इससे कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये, देखिए 2 कॉमन तो अंदर बचेगा वाई स्क्वायर, अब 2 एकम 2, ठीक है, प्लस के यानी 32 के आधे 16 वाई और माइनस के 192 इज इक्वल टू 0। 2 इधर गुणा में है तो इधर बटे में आएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस के 16 वाई माइनस के 192 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कह रहा है 192 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो प्लस के 16 बचें। तो यहाँ से गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो गुणनखंड यदि करेंगे तो हो जाएंगे 24 और 8। ठीक है, तो गुणनखंड आप कर सकते हैं, इतना तो हम बता ही चुके हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस के 24y और माइनस के 8 ये y माइनस के 192 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर से y मिलेगा कॉमन तो अंदर कितना बचेगा y प्लस का 24, यहाँ से माइनस 8 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y, 8 का डिवाइड करोगे 192 में तो माइनस का नहीं प्लस का 24 टाइम ही जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम है, एक बार लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में y प्लस का 24 और ये y माइनस का ये 8 बराबर 0। आगे अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा। देखिए यदि y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 24 जो कि होगा अमान्य। ठीक है, अमान्य होगा। अब इसको कर लेते हैं, यदि y इक्वल नहीं y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 8। ठीक, अब ये जो y का मान है रख देते हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, ठीक, रखने पर
रख देंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 देखिए ये है, रख रहे हैं तो x बराबर 16 प्लस का y है, y का मान 8 है तो 8 आ गया, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 16 8 24। तो अब हमसे पूछी क्या गई थी, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं अतः वर्गों की भुजाएं बराबर हो जाएंगी 16 कामा 24। यही इस सवाल के हो गए उत्तर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 17वां देखते हैं। इसमें कह रहा है एक अध्यापक को एक ड्रिल के लिए ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित एक अध्यापक अपने छात्रों को एक ड्रिल के लिए ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है। यानी एक अध्यापक है, उसके कुछ विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को वो एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो 24 छात्र शेष रहते हैं, तो 24 छात्र शेष बच रहे हैं। यदि वह वर्ग का आकार एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाता है तो 25 विद्यार्थी कम पड़ते हैं। यानी उसने उस वर्ग में आकार थोड़ा बढ़ाया, एक जोड़ दिया तो 25 विद्यार्थी कम पड़ गए। तो कह रहा विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसमें दिया गया है वो मान लें। पहले हम माना विद्यार्थियों की संख्या x। ठीक है, मान लेते हैं भाई, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x मान लिया। और देखिए वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है तो वर्ग की कोई ना कोई भुजा होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने वर्ग की भुजा मान ली, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसलिए मान लेते हैं तथा वर्ग की भुजा बराबर y, क्योंकि जब तक हमें भुजा नहीं होगी वर्ग के रूप में कैसे व्यवस्थित कर देंगे, तो भुजा कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो भुजा मान लिया। तो अब देख लेते हैं उसकी प्रथम शर्त क्या है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार तो यहाँ पर देखो कह रहा है ठोस वर्ग के लिए के रूप में व्यवस्थित करता है तो 24 छात्र शेष बच जाते हैं, यार शेष रहते हैं। इसका मतलब 24 छात्र पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ गए। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन क्या हुई, जब वर्ग के रूप में व्यवस्थित कर रहा है तो वर्ग की भुजा क्या है, ये है, तो हम लिखेंगे y। ठीक, यानी वर्ग अभी तो है नहीं, अभी तो वर्ग की भुजा है, वर्ग अब हो गया। ठीक, तो विद्यार्थी कितने हुए, x, विद्यार्थियों की संख्या कुल है यहाँ पर x, तो 24 छात्र शेष रह जाते हैं, यानी वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। तो क्या करें, इसको हम इससे 24 माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब चलो यही हो गया हमारा इक्वेशन 1, या थोड़ा हम और करें, x को इधर ले आएं। ठीक है, या 24 को इधर ले आएं और इसको इधर ले आएं, तो इसी को हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है, करें यदि वह वर्ग का आकार एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाता है तो 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, यानी 25 विद्यार्थी कम पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहीं से हम लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है, यदि वह वर्ग का आकार बढ़ाता है तो वर्ग की भुजा क्या है, ये y, तो हमने लिखा y। अब आकार एक जोड़कर बढ़ाता है तो एक हमने इस भुजा में जोड़ लिया और कर दिया स्क्वायर, तो हुआ क्या, 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या तो x है, x से लिख ली, इसमें 25 विद्यार्थी कम पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, 25 जोड़ दिए। ठीक, उसमें शेष रह रहे थे तो घटाए थे, इसमें कम पढ़ रहे तो जोड़ दिए, हो गए बराबर। अब
ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, खोल देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2ab नहीं 2y बराबर x प्लस 25। अब यहाँ से क्या करें, देखो वाई स्क्वायर का हमें मान दे रखा है समीकरण 1 में, वो उठाकर रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, यानी ये समीकरण 2 हो गया ना, तो 2 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 2 इसके स्थान पर पूरा का पूरा ये x माइनस 24 रख देंगे, ठीक। या चलो रख दो, तो ये हो जाएगा x माइनस का 24 प्लस का 1 प्लस का 2y बराबर x प्लस 20, ये 5 है। अब देखिए ये x सीधे कट गए, बचा कितना माइनस का 24 प्लस 1 प्लस का 2y और बराबर 25। अब ये अचर पद है, एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर बचेगा 2y बराबर 25, ये इधर आएगा हो जाएगा प्लस का 24 और ये आएगा माइनस का 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 2y बराबर, देखिए 25 24 49 माइनस 1 48, तो y बराबर आ गया 48 बटे 2, काट दो तो ये आ गया 24, यानी ये y का मान आ गया 24। अब करते क्या है, हमें मान चाहिए विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का, तो ये जो y का मान आ गया समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 है वाई स्क्वायर बराबर x माइनस का 24, ठीक है। तो ये y का मान है 24 का स्क्वायर बराबर x माइनस का 24, 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर x माइनस का 24, तो 24 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा, बचेगा x बराबर 576 प्लस का 24, तो x बराबर आ जाएगा 576 और 24 हो जाएंगे 600, और x का मान आ गया, तो विद्यार्थियों की संख्या पहुंची गई थी। तो लिख सकते हैं अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 600, यही हो गया इस सवाल का उत्तर। तो देखते हैं अब 18वां नंबर सवाल। 18वां सवाल कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क से एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो, क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना चाहिए? तो एक बात सवाल को फिर से पढ़ते हैं। कह रहे 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के, इसका मतलब कोई एक 13 मीटर सेंटीमीटर का एक 13 मीटर व्यास वाला कोई एक पार्क है ना, 13 मीटर वाले व्यास के एक वृत्ताकार पार्क के, यानी ये एक देखो वृत्ताकार पार्क हो गया, पार्क के एक व्यास के, यानी इनका कोई एक व्यास है, ये एक व्यास हो गया। व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर, व्यास का एक अंतः बिंदु ये हो गया, एक अंतः बिंदु ये हो गया, अंतः बिंदु एंड पॉइंट जहाँ से उसका एंड हो रहा हो, ठीक। पर बने फाटकों ए व बी से, यानी ये अंतः व्यास का बिंदु ए, ये बी हो गया, बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो, यानी ये अंतः व्यास हो गए, इनसे कोई एक फाटक है, ठीक है, जो कहीं पर मान लो यहाँ पर जैसे लगा है, अंतर बने
खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो, क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा। अब देखिए, एक वृत्त हो गया, तो इनको हम ऐसा क्यों ना मिला दें पहले। फिर मिलाने से देखो, एक ये फाटक है, एक है ये। देखिए फाटक तो एक है, लेकिन इसकी दूरी एक ये है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं C। तो अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया। अब कहा क्या है, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, ये कह रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये दूरी हो गई हमारी A से, या जो खंभा की दूरी है इसको हम x मान लें, इसको मान लें y, ठीक। तो वही हम इधर लिख लेते हैं, माना ये A बिंदु है, तो बिंदु A से फाटक की दूरी बराबर x मीटर, और बिंदु B से फाटक की दूरी बराबर y मीटर, ठीक है। इतना मान लिया। अब देखिए पढ़िए, 13 मीटर व्यास, यानी ये दूरी तो 13 हो गई व्यास, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। व्यास वाले एक वृत्ताकार के व्यास के दोनों अंतबिंदुओं पर बने फाटकों A व B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है, यानी अंतर 7 है, यानी x माइनस वाई किया जाए तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। यानी या ये नहीं, मतलब इनका अंतर कुल मिला के दूरियों का जो है वो 7 है। तो अब हम देखिए यहाँ से करें क्या, ये तो x है, ये y है, तो एक प्रश्न क्या कह रहा है, खंभों की दूरियों का अंतर 7 A व B से, है ना। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है, देखो बिंदुओं पर बने फाटकों A व B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है, यानी एक दूरी ये एक दूरी ये, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 7 है। तो हमने x और y जब दूरियां हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई कर लेते हैं, बराबर कितना आया, 7। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस वाई, यही तो आ रहा है। और लेकिन हमें जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं एक चर में ही रहना चाहिए, तो हम क्या करें, y को इधर ले आए, 7 को इधर भेज देते हैं। तो देखिए 7 को इधर ला रहे हैं, तो x माइनस 7 बराबर y, तो सीधा करके लिख लो, तो y बराबर आ गया x माइनस का 7, ठीक। इतनी चीज़ तो ये समझ में आ ही गई होगी। अब क्या करें, अब देखो इसको समीकरण 1, इसको 2, इतना हम दे सकते हैं। एक इसको दे देते, कोई ज़रूरी नहीं था, जिसको चाहो उसको, ये चीज़ें तो सेम है, तो इसको ना दे करके इसी को देंगे। अब देखिए, अब हमें ये y का मान x माइनस 7 और ये, अब देखो तीनों भुजाओं के मान पता है। जब तीनों भुजाओं के मान पता हो तो बस एक ही काम पता होता है कि पाइथागोरस में लगा दें। तो देखो समकोण त्रिभुज बना ABC, ठीक है। हाँ, अब ये बात हमें जानना जरूरी है कि पाइथागोरस क्यों लगा दें भाई, यहाँ समकोण की बात हुई नहीं है, पर हम देखिए चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अब कहो कि अर्धवृत्त की बात नहीं हो, जब ये व्यास है, व्यास क्या करता है, वृत्त को समान 2 भागों में विभाजित करता है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो आधा आधा हुए। तो ये देखिए अर्धवृत्त में तो बना, कहीं भी बने वो कोण कैसा होगा, समकोण, ठीक है। और पिछली कक्षा में हम ये प्रूफ भी कर चुके हैं। तो चलिए ये समकोण हो गया, तो इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण देखिए इसमें कौन होगा? ये होगी ना बड़ी भुजा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की समकोण जब ये बन रहा है और 90 अंश की सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। तो 13 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई का 13 का वर्ग होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। वाई का मान अभी ये निकला x-7, तो x-7 का होल स्क्वायर। तो 169 बराबर आएगा ये एक्स स्क्वायर, देखो प्लस इसका वर्क कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7×49 माइनस का 2 है भी तो 7×2 14x। अब देखो 1 1 2 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस के 14x। अब 169 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14 पहले लिख लेते हैं प्लस के 49 और माइनस के इधर आएंगे तो 169 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इतने में लेस कर देते हैं तो बचेगा कितना ये देख लेते हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ जोर की बारिश हो रही है तो एंजॉय करें बारिश का भी। तो देखिए ये 2x स्क्वायर, आप भी कमेंट करके बताएं कि जिनके यहाँ इस समय बारिश हो रही है। ठीक है, तो माइनस 14x। अब देखिए 49 में 169 लेस करें तो माइनस के 120 बचेगा। अब देखिए 2 ले सकते हैं यहाँ से हम कॉमन, तो अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 = 0, तो यही तो बचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 60 के ऐसे गुणनखंड करिए। अच्छा, दो जो कॉमन लिया वो यहाँ ये इधर बटे में आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 = 0। और इसी वर्षा के चलते ही काफ़ी घटा वगैरह छाई थी तो ये धुंध सा मौसम हो गया था, अंधेरा। तो देखा होगा पहले काफ़ी डार्कनेस आ गई होगी वीडियो में, लेकिन अब लाइट ओपन कर ली है। तो देखिए ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 7 बचे 60 के, तो 12 पंचे 60 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x लिखेंगे माइनस के 60 बराबर 0। इतने से x कॉमन तो x माइनस 12, इतने से प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 12 = 0। x माइनस 12 ये सेम है, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 एक में बराबर 0। अब देखिए x माइनस 12 यदि है ना 0, तो क्या करें x बराबर यहाँ से आ जाएगा 12। ठीक, और एक बार इसको देख लें, यदि x प्लस 5 = 0 तो x = -5। अब देखिए ये दूरी है, ये तो असंभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक, तो इसको लिख देते हैं अमान्य, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती अमान्य। तो इसलिए बिंदु A से फाटक की दूरी कितनी हो जाएगी? बिंदु A से फाटक या y माने तो y का मान भी निकाल लेते हैं पहले। चलो अब x का मान समीकरण 2 में रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो देखिए y बराबर आ जाएगा, x का मान 12 आया, जैसे x माइनस 7 था तो 12 माइनस 7 तो ये आ गए 5। तो अब बस लिख लेते हैं, अतः
बिंदु ए से फाटक की दूरी बराबर x बराबर कितना आ गया 12 मीटर, और बिंदु B से फाटक की दूरी बराबर y थी, y कितनी आई 5 मीटर। तो ये सवाल के यही हो गए दोनों आंसर। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो चलिए 19वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहा है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी कोई आयु है वर्तमान आयु। तो हम पहले हल में क्या करें, माना व्यक्ति है ना, वर्तमान आयु की बात हुई है तो वर्तमान आयु माने लेते हैं। व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया। ठीक, तो अब देखो अपने वर्तमान आयु अपने पुत्र की 8 गुनी थी, तो पुत्र की भी कोई आयु होनी चाहिए, तो उसको मान लेते हैं, तथा पुत्र की वर्तमान आयु सेम चीज़ें हैं y वर्ष मान लिया। ठीक, अब देखिए प्रथम शर्त क्या है, यहीं से बन गई कंडीशन। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त उसकी है, कह रहा है अब एक व्यक्ति की 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु वो अभी यहाँ से शर्त नहीं बनी, कह रहे 1 वर्ष पहले, तो हम निकालेंगे 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अब देखिए पहले या पूर्व कह दे तो हमें ये मान लेना चाहिए आयु में से घटना है। जैसे इस समय चल रहा है मान लो 2020, तो 1 वर्ष पहले क्या होगा 2019, यानी 2020 आते आते 1 वर्ष और जुड़ चुका। जब 2019 की बात करें तो 1 वर्ष कम होगा कि नहीं होगा, यानी तभी तो 20 में से 1 कम होगा तब 19 आएगा, तो x - 1 ये होगा। अब इसी प्रकार से 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर y वर्ष थी पुत्र की वर्तमान, तो इसमें से भी 1 कम हो जाएगा y - 1। तो अब देखो अब एक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है, केवल एक ही शर्त है, दूसरी शर्त है नहीं, तो हम कर लेते हैं। अच्छा, प्रथम ये शर्तानुसार 2 शर्तें हैं, प्रथम शर्तानुसार, तो कर लेते हैं भाई। शर्त कह रहा है पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। अब देख लो भाई, हमने x - 1 बराबर y - 1 कर लिया, क्योंकि अब देखिए 1 वर्ष पहले की आयु पर जब पहली कंडीशन है, ठीक है, तो 1 वर्ष पहले की आयु कर ली। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देखिए कह रहा है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, यानी अब हमें गुणा की भी बात करानी है, किस में गुणा कराएं। तो देखो भाई छोटा कौन होगा, अब अगर आप ही समझ लें, अपने पिता और स्वयं से तुलना करें, तो अगर बराबर सिद्ध करना है तो आयु में से हम अपने आयु में ही तो गुणा कराएंगे, यदि पिता के बराबर लाना है तो जब ये पुत्र है, पुत्र की आयु, तो इसी में तो 8 से गुणा होगा, करा दिया, तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 8 y माइनस का 8। ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर 8y - 8, और ये 1 आएगा तो प्लस का 1, इधर से माइनस का इधर प्लस का, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8y - 7। ठीक, तो अब देखिए अब क्या आगे, ये इसे तो समीकरण 1 दे दिया। अब क्या कह रहा है,
अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। अब मतलब वर्तमान आयु, तो वर्तमान ये मानी थी, तो अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, कह रहा अब की आयु हमने x मानी, x बराबर कह रहा है अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। पुत्र की आयु क्या है आपकी, y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों बराबर है, तो समीकरण 2 दे लें। अब देखिए x समीकरण 2 से अगर x का मान हमें पता चल गया, बराबर करा, चाहे तो समीकरण 1 व 2 से भी कर सकते हो, तो हम जो इजी लगे, दोनों बराबर हैं तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखिए दोनों ही x के मान है तो आपस में बराबर होंगे, पिछली कक्षा में खूब पढ़े हो। तो y स्क्वायर बराबर 8y माइनस का 7, इनको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के 7 बराबर 0। 7 के से गुणनखंड करो, उनसे जोड़ा जाए तो 8 आ जाए, तो बड़ा सिंपल, 7 एकम 7, तो y स्क्वायर माइनस के 7y फिर माइनस के y प्लस के 7 बराबर 0। तो देखिए इतने से y कॉमन मिल जाएगा, तो y माइनस का 7, यहाँ से -1 कॉमन मिलेगा तो y माइनस का 7 बराबर 0। y माइनस 7 और एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस का 1 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि हम पहले इसको ले रहे हैं, दिखाते हैं, यदि y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1। अब यहाँ से y का मान आ गया, चलो निकाल लिया, तथा और करते हैं यदि y इक्वल y माइनस 7 बराबर 0 तो y बराबर 7 आ गया, ये y के मान आ गए। अब क्या करते हैं, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ से देखिए समझने वाली बात क्या है, यदि एक मान रखेंगे समीकरण 2 में y का, तो ये दोनों x और y के मान बराबर आएंगे। क्या ऐसी स्थिति संभव है, कभी पिता और पुत्र सेम आयु के हो सकते हैं? नहीं, इसलिए ये तो हो जाएगा अमान्य, ठीक। ये रखेंगे y बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर यानी 7 का स्क्वायर, तो x बराबर 7 सत्ते 49, ठीक। इसलिए पिता की आयु यानी व्यक्ति की आयु बराबर x बराबर 49 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 7 वर्ष, ठीक है। y माने तो y का मान 7 आया। तो ये हो गए इस सवाल के उत्तर। देखते हैं अगला नंबर जो कि आज की वीडियो का अंतिम नंबर होगा। तो देखिए 20वां सवाल क्या करे, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, यानी कोई लड़की है उसकी एक बहन है, तो बहन की आयु से वो लड़की 2 गुनी है। यानी हम क्या करें, माना लड़की की आयु बराबर, अब देखिए लड़की की बहन की आयु लिख लेते हैं कि बहन की आयु, लड़की की बहन की है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, यानी ये इससे 2 गुनी है, यानी ये अकेली, ये इसके मतलब ये
इसकी आधी है तो ये दोगुनी है, तो इसका मतलब हम लड़की की आयु जो है वो क्या माने 2x अगर मान लें तो ये कितनी होगी x होगी। जैसे मान लो ये 5 साल की है तो ये 10 साल की है, ठीक। तो ये x वर्ष मान लिया, इसको 2x इसको x। तो ये बात तो समझ में आ गई भाई। जब कहा लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है तो लड़की की आयु 2x मान ली, लड़की बहन मान ली x। बताया ये दोगुनी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष बाद दोनों की है, तो 4 वर्ष दोनों की बाद की आयु निकाल लूँ। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु बराबर, देखिए बाद का है यानी अब से बाद जुड़ जाएगा 4 वर्ष। जैसे इस समय 20 चल रहा है तो 4 वर्ष बाद क्या होगा 24 आ जाएगा, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो बाद लड़की की है, लड़की की आयु बराबर 2x + 4 और 4 वर्ष बाद लड़की की बहन की आयु बराबर हो जाएगा x + 4, ठीक। ये तो आयु हो गई। अब देखिए प्रश्न यही कह रहा है तो हम ATQ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या, बाद उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 160 है, ठीक। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी उनकी आयु जो होंगी 4 वर्ष बाद वाली, ये इनका दोनों का गुणनफल 160 है। तो हम कर लेते हैं x + 4 × 2x + 4 = 160। अब क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं इनका आपस में, x का 2x में तो 2x² x का 4 में तो प्लस का 4x। अब 4 का 2 में तो 4 दूना 8x, 4 का 4 में प्लस 4 को 16 बराबर 0। अब देखिए जोड़ देते हैं तो x² 4 8 4 12 प्लस के 12x प्लस के 16 बराबर 160 वो कटा है। अब देखिए 160 को इधर ले आते हैं तो 2x² प्लस के 12x प्लस के 16 माइनस के 160 बराबर 0। अब देखिए घटा देते हैं 2x² प्लस के 12x, अब ये माइनस के 144 बचेगा 0, 2 मिल जाएगा कामन, तो अंदर बचेगा x² प्लस के 6x माइनस के 2 सत्ते 14 2 दूना 4 बराबर 0। तो अब देखो 2 बटे में आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x² प्लस के 6x माइनस के 72 बराबर 0। अब देखो 72 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो बचे कितना 6 और 5 72, तो x² प्लस के 12x माइनस के 6x माइनस के 72 = 0। अब देखो x कामन, तो x + 12 अंदर बचेगा, यहाँ से -6 कामन तो अंदर x + 12 बराबर 0 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए x + 12 × x - 6 बराबर 0। तो अब देखिए कर लेते हैं, यदि x + 12 बराबर 0 तो x बराबर -12 जो कि होगा अमान्य, क्योंकि आयु है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अमान्य लिखना है, ठीक। अब इसको ले लेते हैं, यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, ठीक है। तो अब हमसे पूछे क्या गई हैं दोनों की वर्तमान आयु, तो लिख लेते हैं x का मान आ गया, माना लड़की की आयु क्या माने थे, इसलिए लड़की की आयु बराबर 2x माने थे तो आ जाएगा 2 × 6 = 12। लड़की की बहन की आयु, बहन
कि आयु बराबर 100 माने थे तो 100 का बराबर 6। यही हो गए इस सवाल के उत्तर। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं कहना चाहूँगा अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखिए इतना किया तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, और कमेंट करें कि किनके यहाँ वर्षा हो रही है, किनके यहाँ नहीं हो रही है, इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।